हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास तक हमने किया था कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे वैन हॉफ फैक्टर। तो वैन हॉफ फैक्टर करने से पहले अगर हम कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो डायरेक्टली डिपेंड कर रही थी किसके ऊपर? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के ऊपर। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, क्लियर? ओके, इसका मतलब जब भी हमने कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी से किसी भी सॉल्यूट के लिए जब हमने मोलर मास फाइंड आउट किया, सॉल्यूट के लिए हमने मोलर मास फाइंड आउट किया, तो उस मोलर मास की एग्जैक्ट वही वैल्यू आई जो उस सॉल्यूट की मोलर मास आना चाहिए था। बट ये तब तक पॉसिबल था, ये तब तक करेक्ट रहा जब तक आपके पास सॉल्यूट कैसा था? नॉन इलेक्ट्रोलिटिक था। नॉन इलेक्ट्रोलिटिक का मतलब है जो आयंस में फर्दर डिसोशिएट ना कर पाए, ठीक? तो जब तक नॉन इलेक्ट्रोलिटिक था, जो वैल्यू हमने कैलकुलेट करी यूजिंग कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज और जो एक्चुअल वैल्यू थी वो रिजेंबल कर रही थी, मतलब एग्जैक्टली सेम थी। बट जब हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट आ गया, उस केस में जो थ्योरेटिकल वैल्यू से हमने थ्योरेटिकल वैल्यू से कैलकुलेट किया, थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया मोलर मास, ठीक है, किसका? सॉल्यूट का। और जो एक्सपेरिमेंटल था वो मैच अप नहीं कर रहा था, ठीक है। अच्छा, ऐसी गड़बड़ क्यों आई? क्योंकि बोलता देखो, अगर हमने कोई ऐसा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट ले लिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं NaCl ही ले लूं, जब इसे एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे तो ये किस में ब्रेक करेगा? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, क्लियर? इसी में डिसोशिएट करेगा ना। ओके, तो अगर आपने स्टार्टिंग में NaCl का 1 मोल लिया तो 1 मोल ही Na पॉजिटिव बना और 1 मोल ही Cl पॉजिटिव बना। टोटल मोल्स कितने हो गए हैं? अब आयंस के अगर मुझे टोटल मोल्स देखने हो तो कितने मोल्स हैं? 2 मोल्स। बट जब हम कैलकुलेट करते हैं, हम इन 2 मोल्स को तो कंसीडर करते ही नहीं है, हम तो यही मान के चल रहे हैं कि ये 1 मोल था तो ये 1 मोल से 1 मोल ही बना होगा। बट एक्चुअल में जब इलेक्ट्रोलिटिक कोई भी आपके पास सॉल्यूट है वो डिसोशिएट कर रहा है या फिर एसोशिएट कर रहा है, तो वैल्यू में कुछ ना कुछ चेंज आया, और उसकी वजह से जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से हमने मोलर मास निकाला, मोलर वेट निकाला, वो एग्जैक्टली सेम नहीं आया, क्लियर? तो इसको क्या बोला गया? ये जो हमारे पास डिफरेंस था कि जो मोलर मास थ्योरेटिकली आ रहा है और जो ऑब्जर्व्ड है, दोनों में जो डिफरेंस था, उसे जो करेक्शन दी गई उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, या कैसे एक्यूरेटली फाइंड आउट करेंगे? बाय द यूज ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, उसे बोलते हैं वैन हॉफ फैक्टर, क्लियर? इस वैन हॉफ फैक्टर को कैसे डिनोट किया जाता है? तो वैन हॉफ फैक्टर को आई से डिनोट करते हैं। वैन हॉफ फैक्टर को हम आई से डिनोट करते हैं। ये आई हमें क्या बता रहा है? ये आई बता रहा है कि जितने मोल्स आपने ऑब्जर्व्ड के लिए, ठीक है, जितने आपके पास मतलब मोल्स लिए हैं, जो ऑब्जर्व्ड के आए हमारे पास, डिवाइडेड बाय क्या हो गया? थ्योरेटिकल। दोनों को अगर डिवाइड कर दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा। इसमें अब ऑब्जर्व्ड कौन से हैं? ऑब्जर्व्ड जो है, जो एक्सपेरिमेंटली डाटा आया हमारे पास, ठीक है, और थ्योरेटिकल वो हैं, जैसे मान लो मैंने 1 मोल ऑफ NaCl डाला तो कितने आएगा? उसके लिए नंबर ऑफ मोल्स कितने? 1 मोल। अगर 1 मोल डाला तो 1 मोल ही N आएगा। लेकिन ऑब्जर्व्ड क्या आएगा उस केस में? 2, क्योंकि अब Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव 2 मोल्स ऑफ आयंस बने हैं, क्लियर? ओके, तो हम I को ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है I किसके इक्वल आएगा? मेजर्ड अगर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के विद रिस्पेक्ट टू बोलना हो तो मेजर्ड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जो एक्सपेरिमेंटली आ रही है, डिवाइडेड बाय, जैसे हम नॉन इलेक्ट्रोलिटिक के लिए अभी तक निकाल रहे थे, उसके लिए जो वैल्यू आई, दोनों को आपस में डिवाइड कर दो, हमारे पास आई आ जाएगा, क्लियर? ओके, इसका मतलब आई की कुछ वैल्यू होगी, तो हम ये बोल रहे हैं कि आई की वैल्यू हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव वैल्यू होगी, ठीक है, मतलब माइनस में नहीं आएगी, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अब वो आई की वैल्यू और क्या क्या हो सकता है? या तो ये 1 हो सकती है, या फिर ये ग्रेटर देन 1 हो सकती है, या फिर लेस देन 1 हो सकती है, क्लियर? ओके, अब इन तीनों वैल्यूज का क्या मतलब है?
इन तीनों वैल्यूज का ये मतलब है कि जब आपके पास क्या आ गया, I इज इक्वल्स टू 1 आ गया, इट मीन्स ये वो केस है, I 1 आने का मतलब है आपके पास वैल्यू में कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है, जितने मोल आपने स्टार्टिंग में डाले उतने मोल बाद में क्या हुए होंगे, जब भी आपने सॉल्यूशन बनाया कुछ भी किया उसमें उतने ही मोल्स प्रेजेंट रहे। इट मीन्स ना तो कोई एसोसिएशन हुई, नो एसोसिएशन, और ना ही कोई डिसोसिएशन हुई, नो एसोसिएशन और नो डिसोसिएशन। ना तो कोई चीज एसोसिएट करी, ना ही कोई भी सॉल्यूट का पार्टिकल जो सॉल्यूट होंगे उसमें वो डिसोशिएट करे। अब आता है आई ग्रेटर देन 1 हो सकता है और आई लेस देन 1 हो सकता है, ठीक है, 1 से ज्यादा या 1 से कम। तो अभी मैं रफली लिख रही हूं कि आई ग्रेटर देन, अब देखो आई जब 1 से ग्रेटर आ रहा है मतलब आई की वैल्यू पहले जो जितने मोल्स तुमने ली थी उससे ज्यादा बढ़ गई। तो अभी मैंने तुम्हें क्या दिया था, NaCl का एग्जांपल दिया था, NaCl में क्या हुआ, अगर 1 मोल लिया तो 2 मोल बन रहा है। इसका मतलब आई जब भी ग्रेटर देन 1 होगा वो क्या होगा, वो डिसोशिएट कर रहा है, ठीक है, ये डिसोशिएशन का केस है। अगर आई लेस देन 1 है इसका मतलब ये एसोसिएशन का केस है, ठीक, क्लियर। अच्छा, इसको ना तुम जैसे हम 11th क्लास में इक्विलिब्रियम में केसी और क्यूसी के बीच में रिलेशन करते हैं ना, उसके तरीके से भी लर्न कर सकते हो, मतलब याद कैसे रखोगे, आई इक्वल्स टू 1 आना चाहिए, जैसे केसी इक्वल्स टू 1 आना चाहिए था, ठीक है। अगर केसी की वैल्यू या क्यूसी की वैल्यू केसी से बढ़ गई तो वो क्या होता था, इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए फॉरवर्ड या बैकवर्ड में से किसी एक डायरेक्शन में जाता था। वैसे ही तुम यहाँ पे भी सोच लो कि अगर आई 1 से ग्रेटर हो गया तो उसे कहाँ तक पहुंचना है, 1 तक फिर से पहुंचना है। अब 1 तक पहुंचने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, खुद को तोड़ना पड़ेगा। ये सिर्फ याद रखने के लिए हिंट है कि कैसे याद रख सकते हो, इसे आपको भूलेगा नहीं कि आई ग्रेटर देन 1 कौन सा केस है और लेस देन कौन सा है। आगे फर्दर डिटेल में करेंगे तो वैसे ही क्लियर हो जाएगा, क्लियर, ओके। आई लेस देन 1 का मतलब है 1 से कम है, उसको 1 तक पहुंचना है तो क्या करेगा, एसोसिएट करेगा, क्लियर, ओके। तो यहां तक आई की 3 वैल्यूज हैं, आई इक्वल्स टू 1, ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1, ठीक है। एक में जो है कोई एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं हो रही है, एक में डिसोसिएशन हो रही है और एक में एसोसिएशन हो रही है। अब थोड़ा सा एक चीज रिमेंबर करो कि हमने पिछली वाली क्लास में जितने भी क्वेश्चन किए थे हमने कैसा सॉल्यूट लिया था, हमने लिया था या तो वो नॉन इलेक्ट्रोलिटिक था, लिख के दिया होगा, या फिर हम बोल देंगे अननोन सॉल्यूट। जब आपको सॉल्यूट पता ही नहीं है और आपको कोई नहीं बताया, उस पूरे क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया कि एसोसिएशन हो रही है डिसोसिएशन, तब तक तो आपने जो सिंपल पहले फॉर्मूला यूज कर रहे थे वही फॉर्मूला यूज करना है। जैसे अगर आपको डिफरेंशियल इन फ्रीजिंग पॉइंट करना है तो डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू M, और कुछ चीज निकालनी है उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला चलेगा। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन में वो बोल दे एसोसिएशन या डिसोसिएशन या फिर कोई ऐसा सॉल्यूट दे दे जो डिसोशिएट कर सकता है, तो उस केस में क्या होगा, आपको आई फैक्टर को इंक्लूड करना पड़ेगा। अब इस आई फैक्टर को हम कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, इस वैन हॉफ फैक्टर को कैसे इंक्लूड करेंगे वो अब देखते हैं, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले लेते हैं हम केस 1। केस 1 के केस में क्या है कि हम ये ले लें कि I इज ग्रेटर देन 1। अभी मैंने तुम्हें बताया किसका केस है, ये है डिसोसिएशन का केस। तो हम क्या कर लेते हैं, कोई ए बी ले लो, और वो क्या कर रहा है, ए पॉजिटिव बना रहा है और बी नेगेटिव बना रहा है, क्लियर। अब इसमें मान लो स्टार्टिंग में आपने क्या कर लिया, 1 मोल लिया, तो बिल्कुल स्टार्टिंग में जब टाइम 0 है तो ये क्या होगा, कुछ नहीं बना, ये भी कुछ नहीं बना, ये कितना था 1 मोल। कुछ टाइम के बाद, अच्छा डिसोसिएशन के साथ चलना है क्योंकि डिसोसिएशन हो रही है, तो मैं ले लेती हूँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसे डिनोट करते हैं अल्फा से, ठीक है। ये किसके इक्वल होते हैं, कितने मोल्स डिसोशिएट हुए डिवाइडेड बाय आपने लिए कितने थे, वहां से आपके पास अल्फा आ जाएगा जो ये बताएगा कितनी डिसोसिएशन हुई है, क्लियर, ओके। तो डिसोसिएशन के लिए एक रूल बोल सकते हैं, या एक रूल ही बोलो कि रूल भी क्या मतलब, सिंपल सी टर्म है वैसे तो, कि अगर आपके पास 1 मोल है उससे अल्फा डिसोशिएट कर रहे हैं, हम 1 मोल के लिए बोल रहे हैं अल्फा डिसोशिएट कर रहे हैं, तो अगर मैं यहाँ पे उसी मटेरियल का n मोल ले लूं उसी सॉल्यूट का, तो कितने डिसोशिएट हो जाएंगे, n अल्फा, क्लियर। तो
तो अगर मैंने ये 1 मोल लिया तो ये कितना बनेगा अल्फा, ये कितना बनेगा अल्फा, और ये कितना आ जाएगा 1 माइनस अल्फा। क्लियर? अच्छा, अगर सेम चीज मुझे n मोल के लिए करनी हो, मेरे पास 1 मोल लिया मैंने, n मोल्स ले लिए, ठीक है, n मोल्स के लिए ये n हो जाएगा एट टाइम 0, ये कुछ नहीं बना। कुछ टाइम t के बाद ये कितना हो गया, ये बन गया n अल्फा, ये बन गया n अल्फा, ये कितना पहुंच गया n माइनस n अल्फा। क्लियर? अब हमने i का एक फॉर्मूला लिखा था थोड़ी देर पहले कि i किसके इक्वल है, i इज इक्वल्स टू, हमने उसमें क्या बोला था, n ऑब्जर्व्ड ओवर n थ्योरेटिकल, n ऑब्जर्व्ड ओवर n थ्योरेटिकल। अब देखो थ्योरेटिकली हमने कितने मोल लिए हैं, n मोल लिए हैं, एक्चुअल में ऑब्जर्व कितने हो रहे हैं, तो देखो एट टाइम टी ये पूरे ही ऑब्जर्व हो रहे हैं ना, तो क्या लिख सकती हूं मैं से n माइनस n अल्फा प्लस n अल्फा प्लस n अल्फा। क्लियर? ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ गए ना, टोटल मोल्स। तो देखो ये कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा n प्लस n अल्फा, यही बनेगा। सो मेरे पास क्या आ जाएगा, n कॉमन कर दूं तो 1 प्लस अल्फा, कुछ गड़बड़ करी क्या हमने यहाँ पे, एक बार फिर से चेक करो। अगर हम लेते हैं n मोल्स तो n मोल से आ गया, ये बन गया n अल्फा, ये n अल्फा और n माइनस n अल्फा। ओके, ओके, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, ये बन गया 1 प्लस अल्फा। ठीक है, अब ये उस केस के लिए आ गया जहां पे ए बी था वो 2 पार्ट्स में टूटा। अब मुझे ना इस फॉर्मूला को एन की फॉर्म में बनाना है। ठीक है, एन की फॉर्म में क्यों बनाना है, क्योंकि हमें नहीं पता ना हर बार कितना इलेक्ट्रोलाइट टूट रहा है और कितने में टूट रहा है। तो मैं इसके लिए क्या कर लेती हूँ, मैंने ले लिया एन मोल्स ए के, और उसे क्या करवा रही हूँ, अगर मैंने एन मोल्स ऑफ ए ले लिए और इसे हम, या एन मोल की जगह हम ये कर लेते हैं, देखो इसके लिए हम ये कर लेते हैं, अगर n की फॉर्म में बनाना है तो हमने ले लिया ए एन। ठीक है, जब ये डिसोशिएट किया तो ये किया n टाइम्स ऑफ a में, n टाइम्स ऑफ a। अब इसमें शुरू में क्या कर देते हैं, 1 मोल ले लेते हैं। ठीक है, एट टाइम जीरो इसके 1 मोल है। अगर एट टाइम 0 ये 1 मोल है तो ये कुछ भी नहीं बना है। क्लियर? और एट टाइम टी कुछ टाइम के बाद अगर हम चेक करें तो हम बोल रहे हैं, देखो ये n टाइम्स बन रहा है तो ये बन रहा होगा n अल्फा। क्लियर? और ये क्या बनेगा 1 माइनस अल्फा। क्लियर? यहाँ पे n क्यों आया, क्योंकि n आपके पास क्या है, n नंबर ऑफ आयंस है ना। और ये अल्फा क्यों आया, क्योंकि एक आयन टूट रहा है, सिर्फ एट अ टाइम एक ही टूटेगा क्योंकि इसकी स्टॉकियोमेट्री 1 है। तो अब फिर से आई निकालते हैं, किसके इक्वल आ जाएगा, n ऑब्जर्व्ड ओवर n थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल हमने शुरू में कितना ले लिया 1। क्लियर? ओके, और अब मेरे पास टोटली कितना प्रेजेंट है, दो 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। यहां तक कोई गड़बड़? ठीक है सबको? ओके, और i किसके इक्वल आ जाएगा फिर 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। ये बन गया मेरे पास i का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ n। ठीक है, तो ये हम सब पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ओके, और इस केस में हमारे पास था कि a पॉजिटिव और b नेगेटिव है ना, वो इक्वल बन रहा है, और जो भी आपके पास इलेक्ट्रोलाइट था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। अब यहाँ पे अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्लियर? अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अच्छा, अगर यहां से मैं अल्फा निकालना चाहूं तो सिर्फ मुझे क्या करना पड़ेगा, रीअरेंज। तो अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, i माइनस 1 ओवर n माइनस 1। अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, i इज वैन हॉफ फैक्टर, और n क्या है यहां पे, देखो n क्या है, ये है n आपके पास। ठीक, अच्छा ये n बता क्या रहा है,
कितने आयंस बने, मतलब मैं सिंपल ऐसे बोल सकती हूँ कि ये एन आप ऐसे चेक कर लेना कि प्रोडक्ट साइड कितने आयंस बन रहे हैं, वो एन की वैल्यू होगी। ठीक है, प्रोडक्ट साइड कितने आयन बने वही एन की वैल्यू, बस वही पुट कर देंगे यहाँ पे और हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर? ओके, अब आ जाओ केस 2 पे। ये हमने केस किया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, अब हम करेंगे एसोसिएशन का। क्लियर? ओके, तो अब केस 2 में देखते हैं। इस केस में क्या आएगा कि i जब लेस देन 1 होगा, i इज लेस देन 1, उस केस में क्या होगा, एसोसिएशन होगी। एसोसिएशन होगी। अब एसोसिएशन के लिए मैं क्या कर लेती हूं, मैंने n टाइम्स a ले लिया, अब इसको सीधे n के फॉर्म में कर रही हूं ना, ठीक है, और इसको बना दिया a n, मतलब जितने भी मोल्स आपने लिए थे वो क्या कर गए, उसने या तो वो डाइमराइज कर गया, अगर आपने N2 लिया है तो वो डाइमराइज कर गया, अगर आपने N3 लिया है तो ट्राइमराइज कर गया, N4 लिया है तो टेट्रामर, इस तरह से बनेगा। ठीक है, अब स्टार्टिंग में फिर से क्या करोगे, एट टाइम 0 मैंने इसको ले लिया 1 मोल, देखो स्टार्टिंग में कुछ नहीं बना, एट टाइम t ये क्या है, कितना बनेगा, तो अल्फा लेके चले, और अल्फा इस केस में हम क्या लेके चल रहे हैं, एसोसिएशन। सेम वैसे ही आएगा कि कितने, जैसे आपने डिसोसिएशन के लिए कितने मोल्स टूटे डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, कितने मोल्स एसोसिएट हुए डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। ठीक, ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर ये 1 मोल है, अगर ये n मोल था तो उससे 1 बन रहा था। ठीक है, अगर मैं ये बोल रही हूं कि इसके 1 मोल से ये अल्फा बनेगा तो ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस एन अल्फा। अच्छा, एन अगर मुझे यहां नहीं लगाना है तो मैं क्या ऐसे लिख सकती हूँ इसको कि ये अल्फा बाय एन टूटा होगा, टूटा नहीं सॉरी, एसोसिएट किया होगा, जुड़ा होगा। क्लियर? ओके, तो अगर मुझे I निकालना है तो मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा, n ऑब्जर्व्ड डिवाइडेड बाय n कैलकुलेटेड। कैलकुलेटेड कितना लिया है हमने, 1 लेके चले हैं, और ऑब्जर्व में क्या आ जाएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n। क्लियर? इसको फिर से रीअरेंज करके अल्फा बनाने की कोशिश करते हैं तो क्या बनेगा, I माइनस 1 ओवर 1 माइनस, क्लियर, यही बनेगा। चलो ओके, अब यहां पे हमें ये पता है I क्या है, अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, I क्या है, वैन ऑफ फैक्टर 1 1 है, और ये n क्या है, तो देखो ये n कहां पे आया, यहां से आया ना, कि कितने मॉलिक्यूल्स डाइमराइज ट्राइमराइज टेट्रामर बना रहे हैं। ठीक है, तो n की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, ये वही n है, मतलब अब आपको इस तरफ नहीं देखना है, किस तरफ को देखोगे कि आपका जो रिएक्टेंट है वो डाइमर बना रहा है, ट्राइमर बना रहा है, उसी के अकॉर्डिंग n की वैल्यू क्या होती जाएगी, हम वैल्यू पुट करते जाएंगे। क्लियर? ओके, अब केस थर्ड है जिसमें I इज इक्वल्स टू 1 है, और एक कौन सा केस है, जब नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन है, नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन, नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन। क्लियर? जब कोई भी एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं हो रही है, इसका मतलब जो भी आपने लिया, चाहे ए लिया है, ए एन लिया है, वो एन ए बना रहा है, तो अगर आपने ये 1 मोल लिया है तो ये भी क्या, एट टाइम 0 तो ये कुछ भी नहीं है, एट टाइम 0 तो इसने कुछ नहीं बनाया, बट एट टाइम t ये पूरा का पूरा जितना आपने स्टार्टिंग में लिया था वो कन्वर्ट हो गया। अब जैसे ये पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा तो अल्फा क्या आ जाएगा हमारे पास, 100%, और अगर अल्फा 100% है तो हमने क्या बोला था, फिर तो कुछ एरर की दिक्कत ही नहीं है। क्लियर? तो फिर सीधे वैल्यू पुट कर देंगे हम। अब हम थोड़ा सा इसी में और चीजें करते हैं कि अगर हम ये बोल रहे हैं कि 100% डिसोसिएशन हो रही है, मान लो 100% डिसोसिएशन हो रही है और 50% डिसोसिएशन हो रही है,
तो उन केसेस के लिए आई की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। अब मैं पहला केस ले रही हूँ Al2SO4 थ्राइस। अच्छा इसको मैं बाद में लेती हूँ, पहले थोड़ा सिंपल सा लेते हैं ना। सबसे पहले बात करते हैं NaCl की, फिर हम बात करेंगे AlCl3 की, फिर हम बात करेंगे CaCl2 की, उसके बाद करेंगे हम AlSO4 थ्राइस। ठीक, आई थिंक यहां तक हमारे सभी कवर हो जाएंगे। ओके, तो जब 100% डिसोसिएशन हो रही है तो अल्फा हमें कितना आ गया, I-1/n-1। अगर ये फॉर्मूला है इसी में अप्लाई करके देख लेते हैं। अल्फा 100% है तो हमने वैल्यू पुट कर दी 100% का मतलब 1%, को हटाना है ना तो 100/100 आएगा तो 1 हो गया। 1 इज इक्वल्स टू I-1 है और I तो मुझे कैलकुलेट करना है तो मैंने लिख लिया 1 ऐसे ही है। अब n-1 है, मैंने n क्या बोला था, ये देखो कि आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कितने में डिसोशिएट हो रहा है, तो NaCl 2 बनाएगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख लिया -1, ठीक है। तो I कितना आ जाएगा 1 + 1 = 2, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रही हूँ 2, क्लियर हो गया। अच्छा सेम अब हम करेंगे किसके लिए, जब 50% डिसोसिएशन हुई। 50% के केस में जो अल्फा है वो कितना हो जाएगा 0.5। अब इसके लिए मुझे I निकालना है और N तो अभी भी NaCl टूटेगा तो 2 ही आयंस में है ना, तो यहाँ पे लिख लिया 2 - 1, तो ये कितना हो गया I = 0.5 + 1 और ये बन गया हमारे पास 1.5, ठीक है। ये बन गया हमारे पास 1.5 और ये आ गया 2। अब आपको क्लियर हो गया कि अगर अल्फा चेंज हो रहा है, 100% नहीं है, 50% है, 25, तो कैसे आई की वैल्यू क्या कर रही है, चेंज कर रही है, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास 0.5, 1.5, क्लियर। ओके, ऐसे ही अगर AlCl3 के लिए निकाले तो ये डायरेक्टली 3 आ जाएगा। ये भी मेरे पास ये 4 आ गया और ये 3 आ गया, क्योंकि ऊपर जब आप AlCl3 को ब्रेक करोगे तो एक बनेगा Al पॉजिटिव 3 पॉजिटिव प्लस 3 Cl नेगेटिव, 3 आयन्स ये हैं, एक आयन ये है, टोटल हो गए 4, क्लियर। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ डायरेक्टली 4। इसके केस में कितने आ जाएंगे, इसके केस में भी आ गए 4। जब 100% है तो आपको फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं, आपने सिर्फ देखना है कि कितने आयंस बनाएगा उतना ही उसका नंबर आएगा। अच्छा अब यहाँ पे देखते हैं, देखो अगर मेरे पास आयंस 4 है, I-1, 50% का मतलब 0.4 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 - 1, ये कितना हो गया, और I कितना आ जाएगा 2.5। अब हमने एक चीज बोली थी I इज ग्रेटर देन का मतलब हमेशा क्या होगा, डिसोसिएशन, वो प्रूव हो रहा है यहाँ पे। 3 के लिए कितना आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 0.5 इज इक्वल्स टू I-1 ओवर 3 - 1, ये 2 हो गया 1 और यहाँ पे आ जाएगा 1 + 1 इज इक्वल्स टू I, तो I कितना आ गया मेरे पास 2, ठीक है। तो इस केस के लिए कितना आ गया 2। अब 4 के लिए करेंगे तो फिर से कितना आ जाएगा, 4 के लिए अभी हमने कर ही लिया है, तो I कितना आ जाएगा 2.5, क्लियर, ठीक है। क्लियर है ना कि हमें ये क्वेश्चन करना कैसे है, ओके। अब जिस तरह की डिसोसिएशन बोलेगा 50%, 25, 40, हम वैल्यू डाल के कैलकुलेट कर सकते हैं ना, ओके। अब मान लो एसोसिएशन के लिए बात करें, ठीक है, एसोसिएशन के लिए बात करें तो एसोसिएशन में आ जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड इन बेंजीन क्या करता है, डायमराइज करता है, डायमराइज करेगा मतलब 2RCOOH क्या बनाएंगे, RCOOH 2 टाइम्स, और ये ऐसे बनाता है कुछ, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं, इधर डबल बॉन्ड O के साथ और इधर आ गया R, ठीक है। तो ये डाइमराइज करके ये फॉर्म करता है। अच्छा अगर अब इसके लिए भी मुझे I निकालना तो फॉर्मूला क्या था, अल्फा इज इक्वल्स टू I-1 ओवर 1/n-1। अच्छा आप दूसरा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है, ऐसा नहीं कि ये अल्फा से ही चलना है, आप हमने I इज इक्वल्स टू किया था ना, बस वो वाला फॉर्मूला भी कर सकते हो। अब देखो इस केस में अगर अल्फा हमें दे दिया 100% है, तो 100% के लिए मैं I कितना ले लूँ, 1 ले लूँगी, सॉरी I1 नहीं लेंगे हम, अल्फा 1 ले लेंगे, तो I-1 आ गया, 1/n का मतलब ये कितना
डाइमराइज हुआ है या ट्राइमराइज हुआ, डाइमराइज हुआ ना तो 2 वैल्यू आ गई इनकी, तो -1 आ गया, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस के 0.5 इज इक्वल्स टू आई -1, तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल्स टू प्लस के 0.5। ठीक, तो अगर 100% हुआ है तो आई कितना आ गया हमारे पास 0.5, लेस देन 1 है, इसका मतलब एसोसिएशन होगी, प्रूव हो गया। ठीक, अच्छा अगर हम इसको कर दें 50%, अब सोचो 100% पे ही आई 0.5 आ रहा है, अगर मैं इसको 50 अल्फा की वैल्यू 50 कर दूं, अगर अल्फा मेरे पास 50% है तो मतलब 0.5 हो गया, आई -1 ओवर 1/2 -1, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 1 आ गया इज इक्वल्स टू आई -1, और आई कितना आ जाएगा फिर मेरे पास, यहाँ पे आ गया माइनस के 0.5, अच्छा माइनस के 0.5 और यहाँ पे 0.5 हो जाएगा 2.5, ठीक है, ये 1 नहीं आएगा, 2.5 आएगा, माइनस का 2.5 है तो आई कितना आ जाएगा -2.5 और प्लस के 1 आ गया 0.25 आएगा, इसको करेक्ट कर लो एक बार, 0.25 और ये आ जाएगा इसको भी रेज कर देती हूँ, तो ये आ गया माइनस के 0.25, ये आ गया प्लस के 1, आंसर आ गया 0.75 और ये आई आ गया पॉजिटिव, क्योंकि हमने बोला ना नेगेटिव में तो आई की वैल्यू आएगी नहीं, हमेशा पॉजिटिव आएगी। क्लियर? ओके, ये तो पता चल गया वैन हॉफ फैक्टर के बारे में। और एसोसिएशन डिसोसिएशन, अगर 50% डिसोसिएशन हो रही है या एसोसिएशन हो रही है तो किस तरह से वैल्यू निकालेंगे। क्लियर? अब आते हैं, यही चीज़ हमें क्वेश्चन में अप्लाई करनी, क्वेश्चन में बहुत कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये चीज़ पता होगी, सिंपल जो पहले फॉर्मूला लगा रहे थे वही लगाना है विद एक करेक्शन, वो अभी हम लिख रहे हैं कि क्या आएगा। ठीक है, अब देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के साथ जो, अगर आपके पास क्या है, इफ solute is electrolyte, ठीक है, उस केस में जो आप रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकालते हो, P नॉट ए माइनस पी ए ओवर P नॉट ए इज इक्वल्स टू I इंटू एक्स बी, सिर्फ एक फैक्टर ऐड कर दिया, वैन हॉफ फैक्टर। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या आ जाएगा, डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू आई इंटू के बी इंटू एम। ठीक, डेल्टा टी एफ किसके इक्वल आ जाएगा, आई इंटू के एफ इंटू एम। ऑस्मोटिक प्रेशर किसके इक्वल आ जाएगा, पाई इज इक्वल्स टू आई सी आर टी। अच्छा, यहां से ना एक और टाइप का क्वेश्चन बनता है, अगर रिलेशन के साथ बनाना हो, फॉर एग्जाम्पल अगर सबकी मोलैरिटी या कंसंट्रेशन सेम कर दी है, क्योंकि इस केस में मोलैरिटी चाहिए और इस केस में हमें मोलैरिटी होती है। ठीक है, अगर उसने क्या कर दिया, मोलैरिटी के साथ रिलेशन बनाया, फिर कैसे चेक करोगे, तो देखो अगर मान लो मुझे ये दे दिया 0.1 मोलर NaCl, 0.1 मोलर ग्लूकोज C6H12O6। ठीक, अच्छा एक लास्ट उसमें एक और चीज ऐड कर लेना, जहां पे I इज इक्वल्स टू 1 आता है ना, उसमें जो केसेस हैं जो नॉन इलेक्ट्रोलिटिक है वो कौन से होंगे, ग्लूकोज जिसका फॉर्मूला C6H12O6, फ्रक्टोज इसका भी फॉर्मूला सेम है, यूरिया का फॉर्मूला CONH2CONH2, इसके अलावा सुक्रोज C12H22O11, ये सारे के सारे क्या हैं, नॉन इलेक्ट्रिक पार्ट हैं। ठीक है, तो अब देखो मैंने ये ले लिया, एक मैंने ले लिया AlCl3, अब मैंने इन तीनों में आपसे मोलैरिटी सेम दे दी है और मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, बताओ किसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इस चीज को ध्यान से देखना क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन ज्यादा रहती है। ठीक है, अच्छा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, इसके अलावा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, तो देखो सब केसेस में ये सारे फैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है, मतलब जिसका आई ज्यादा उसके लिए ये तीनों फैक्टर क्या हो जाएंगे, ज्यादा। अब आई कैसे चेक करोगे, तो 100% लेके चलोगे तो इसका आई 2 आ गया, इसका आई हमारे पास 1 ही आएगा क्योंकि ये ना तो डिसोशिएट करेगा ना एसोशिएट करेगा, और इसका आई आ गया 4। सबसे ज्यादा आई किसका है,
0.1 मोलर AlCl3 का। इसका मतलब इन तीनों फैक्टर्स के लिए जो AlCl3 है, इन तीनों फैक्टर्स के लिए AlCl3 की वैल्यू ज्यादा आएगी, मतलब डिप्रेशन भी ज्यादा आएगा, एलिवेशन भी ज्यादा आएगी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी ज्यादा आएगा। क्लियर? ओके। अच्छा, ये तो हो गया क्लियर। और अगर उसको ऑस्मोटिक प्रेशर पूछना तो वो मोलारिटी की जगह मोलारिटी दे देगा। क्लियर? ओके। बट अगर वो हमसे ये पूछ ले कि बताओ सेम के लिए हमें क्या बता दो आप, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो वैसे तो हमने शुरू में करा है कि फ्रीजिंग पॉइंट जैसे जैसे सॉल्यूट ऐड करते जाते, जैसे जैसे सॉल्यूट बढ़ता जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट लोअर होता जाता है। बस उसको यहां पे क्या करना है, अप्लाई करना है। अगर मोलालिटी तो सेम है, लेकिन हमने अभी पढ़ा कि जैसे जैसे डिसोसिएशन होगी वो सारे के सारे आयंस हमें काउंट करने होते हैं। तो जितने ज्यादा आयंस बनेंगे उसका फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही क्या होता जाएगा, कम। तो यहां से कंक्लूजन ये है कि फ्रीजिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वैंट हॉफ फैक्टर, जिसका वैंट हॉफ फैक्टर ज्यादा है। कब? जब आपने कंसंट्रेशन सेम कर दी है। ठीक। अच्छा, अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनली आएगा, जितना ज्यादा आए उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट क्या करता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन अगर वेपर प्रेशर की बात करोगे तो वेपर प्रेशर फिर से क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। तो दो ऐसे फैक्टर जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मुझसे यहां पे फ्रीजिंग पॉइंट पूछता तो मैं बोलती ग्लूकोज का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, सबसे ज्यादा आएगा। बॉइलिंग पॉइंट किसका आना था, AlCl3 का। वेपर प्रेशर किसका ज्यादा आएगा, ग्लूकोज का, बाकियों के कंपैरिजन में। क्लियर? ओके। अब नेक्स्ट आते हैं, यहां तक वैंट हॉफ फैक्टर और उसका क्या लिंक है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के साथ, कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन है द वैंट हॉफ फैक्टर 0.1 मोलर मोलारिटी दे रखी है हमें, और आई की वैल्यू भी दे रखी है। हमें परसेंटेज डिसोसिएशन निकालनी है सॉल्ट की, कितनी आएगी। ठीक। ओके। तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, अगर डिसोसिएशन की बात करता है, अल्फा इज इक्वल्स टू आई माइनस वन ओवर एन माइनस वन। ठीक, यही फॉर्मूला है। अब एक बार फटाफट से कैलकुलेट करेंगे और फिर चेक करेंगे कि जो आंसर अभी मैं बताऊंगी वही आंसर आया है नहीं आया है। ओके, कर लिया। चलो अब चेक करते हैं। अल्फा हमें निकालना है, आई हमें दे दिया है 2.74 माइनस वन। अब एन बताओ। देखो, जब ये लैंथेनम नाइट्रेट है, मान लो ये जब डिसोशिएट करेगा तो क्या बनाएगा, LaNO3 2, ये फॉर्म करेगा La 2 पॉजिटिव प्लस 2 NO3 नेगेटिव। क्लियर? टोटल हो कितने गए हैं मेरे पास, टोटल है मेरे पास 3। ठीक, टोटल 3 आयंस बने ना, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या पुट करूंगी मैं, 3 माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा 1.74 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ गया कैलकुलेट करके 87%। ठीक है, 2.74 ही है ना। ओके, 87%। और अगर मैं कैलकुलेट करूंगी इसकी परसेंटेज तो क्या करना पड़ेगा, 0.87 को 100 से मल्टीप्लाई, ये 100 मैंने पॉइंट हटाया ना यहाँ से तो लिखा है, और इधर आ गया 100, तो कितना आ गया मेरे पास 87%। क्लियर? 87%। और आंसर में हमारे पास 85 ही दिया है ना। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ होगी, 87 कर लो, 87 आ जाएगा। ठीक, 87, और हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो गया, 87। क्लियर? ओके। सो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। और किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन कांस्टेंट दे दिया वाटर के लिए, और एक और चीज, इसके यूनिट जरा ध्यान से देखो, किस में दिए हैं इसके यूनिट, सेल्सियस में। ठीक है, मोलालिटी इनवर्स, मास दे दिया, सॉल्वेंट का मास भी दे दिया है, कितना फ्रीजिंग पॉइंट लोअर हुआ है वो भी दे दिया, और वैंट हॉफ फैक्टर निकालने को बोला है। तो देखो, अब अल्फा नहीं दिया है, अब हम क्या करें, अल्फा तो दिया नहीं है, अल्फा दिया होता मैं फॉर्मूला लगा के निकाल लेती, बट अभी मैंने तुम्हें दूसरा फॉर्मूला भी लिखवाया है कि डेल्टा TF इज इक्वल्स टू I इंटू KF इंटू M।
अब देखेंगे कि ये सारा डाटा क्या दे रखा है, ये अपना प्रोपोर्शनलिटी का साइन नहीं है, इनटू है, चलो मैं हटा ही देती हूँ ना, आई इंटू के एफ इंटू एम, जहाँ पे आई फाइंड आउट करना है, के एफ हमें दे रखा है 1.86 एंड मोलालिटी दे रखी है, गिवन मास कितना है 5 है ना इसका, और मोलर मास कितना है सोडियम सल्फेट का, तो ये होता है 23 इंटू 2 प्लस सल्फर का है 32 प्लस ऑक्सीजन का है 64, कितना हो गया 142, ठीक है। ओके ये था 5.00, तो मैं इसको ना 500 ना लगे इसलिए मैं सिर्फ 5 लिख रही हूं, ठीक है। ओके इनटू क्या आ जाएगा, अब इसका जो वेट ऑफ सॉल्वेंट है वो ग्राम में दिया है तो उसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक हो गया। ओके अब डेल्टा है टी एफ, देखो ये डेल्टा टी एफ तो नहीं है, उसने सिर्फ फ्रीजिंग बोला है, तो डेल्टा टी एफ कैसे आएगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू टी एफ नॉट माइनस टी एफ, सॉल्वेंट क्या है आपके पास वाटर, तो मुझे पता है इसका तो 0 डिग्री सेल्सियस ही आएगा, माइनस माइनस के 3.2 क्या बन गया प्लस के 3.2 डिग्री सेल्सियस, मोलालिटी इनवर्स पुट करते हैं वैल्यू। ओके इसमें आ रहा है 3.82 है, 3.82 और इधर से बन जाएगा 3.82, ठीक है। ओके इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो आई आ जाएगा हमारे पास, अब एक बार जल्दी से कैलकुलेट करेंगे और मैं सीधा ही आंसर बता रही हूँ इसका, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 2.62, ठीक है। तो नियर बाय कौन सी ऑप्शन है हमारे पास, ये 2.62, क्लियर, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन किससे पूछे जाते हैं, वैन हॉफ फैक्टर से। बस इसके लिए हिंट ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो सॉल्यूट दे रखा है वो कोई इलेक्ट्रोलाइट तो नहीं है, क्योंकि अगर होगा तो आपको आई कंसीडर करना पड़ेगा, अगर नहीं है कोई ऐसा है जो इलेक्ट्रोलाइट में बनता ही नहीं है, जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ये सारे, या फिर 100% बोल दे कि डिसोसिएशन 100% हो गई है, बट अगर उसके लिए 100% के केस में भी क्या होगा, अगर उसने NaCl या कुछ इस तरह का दे दिया तो हमें आई कंसीडर करना पड़ेगा, क्लियर। क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ही होती कहाँ आई लगाएं, कहाँ पे वैन हॉफ फैक्टर ऐड करें, कहाँ ना करें, तो उसके लिए आपको सॉल्यूट पे ज्यादा प्रेफरेंस देनी पड़ेगी, आपको सॉल्यूट देखना पड़ेगा, ठीक है। और जहाँ पे एसोसिएशन होनी होगी वहां पे वो लिख के दे देगा, ठीक। डिसोसिएशन के केस में आपको खुद पता चल जाएगा कि अगर इलेक्ट्रोलाइट है डिसोशिएट कर रहा है तो आए, उसके लिए हमें किसके विद रिस्पेक्ट टू लेना है, डिसोसिएशन के, क्लियर, ओके।